हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई और तैयारियों में भी बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों ने बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो पहला डाउट जो निकल के आया है कि बहुत लोगों ने जो पीजीडीबीएफ का कैनरा बैंक का प्रोग्राम भरा था उसके जीडीपीआई के लिए, स्पेशली इन द पार्ट ऑफ जीडी, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं जो कि कैनरा बैंक में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले एक बात बताना चाहूँगा कि एसबीआई के इस समय में भी, जिस समय जीडीपीआई हुई थी, तो मैंने जीडी के लिए एक सेपरेट वीडियो दी थी। अगर आप लोगों ने देखी है तो इट्स गुड, आपके लिए समझना थोड़ा आसान होगा। नहीं देखी तो उसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा ऊपर में, देख लेना, वो पे एक बार चेक कर लो, आपको समझने में आसान होगा। टॉपिक्स की जहाँ तक बात है आपके कैनरा बैंक के जीडी के लिए, तो सर जान लीजिए ऐसा कोई भी टॉपिक आपके जीडी में नहीं पूछे जाने वाला है जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस की टेक्नोलॉजी की आपको जानकारी होनी चाहिए या फिर उसके बारे में आपको बहुत रिसर्च वर्क करके पढ़ा होना मतलब ज़रूरी होगा। वो कॉमन ऐसे टॉपिक्स पूछेंगे ना, ज्वलंत मुद्दा है या फिर ऐसी चीज़ें जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ डिस्कशन के लिए दिया जाएगा। एक्चुअली जीडी इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो आपके पूरे उस टेक्नोलॉजी टेस्ट को, उस चीज़ों के क्वेश्चन आंसर्स को, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, थिंग्स टू पॉन्डर को आप कितना चाहो आप बता सकते हैं। ये कन्फ्यूज़न अपने माथे से बिल्कुल हटा दीजिए। आपके जीडी में सिर्फ ये देखा जाता है कि 10 लोगों के बीच में, 15 लोगों के बीच में आप किस तरह से अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। जहाँ पे लोग कहीं फॉर में जाते हैं, कहीं पे लोग अगेंस्ट में आते हैं, तो वहाँ पे आप अपने पक्ष को इन रिस्पेक्ट कि आप जो अपनी बातों को बोल रहे हैं कितने सही से जस्टिफाई कर पाते हैं और कितने कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं। बेसिकली वो इस चीज़ का टेस्ट होता है, एक नर्वस माइंड का, एक स्टेटस का एक टेस्ट होता है कि आप कितने नर्वस हो या नहीं हो। कि देखो, दो आदमी अगर बात कर रहे होते हैं तो एक झिझक कम होता है। जहाँ 10 आदमी के बीच में एक आदमी को बोलना और 9 आदमी सुनने वाले हो, नेचुरल सी बात है, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही ना। तो बस वो इसी चीज़ को चेक कर रहे होते हैं। रही बात अगर आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, रही बात आपको इस चीज़ की कि मैं उसके बारे में क्या बोलूँगा, तो देखो सर, एक बात हमेशा याद रखना, आप बहुत लकी होगे अगर आप फर्स्ट पर्सन होगे, और आप उससे भी कहीं गुना ज़्यादा लकी होगे अगर आप लास्ट पर्सन होगे। कोई ऐसी टॉपिक जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है, अगर आप फर्स्ट हो, पहले आप बोल रहे हो, तो देखो कुछ चीज़ें जो आप निकाल पाओगे, कॉमन चीज़ें, मान लो आउटलाइन ही है बट आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे बोल रहे हो, तो वो आपके लिए वहाँ बहुत ज़्यादा क्लिक कर जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लास्ट में हो, आपको लगता होगा कि सारे पॉइंट्स निकल गए, कोई टॉपिक है इसके बारे में पता है लेकिन सब लोगों ने सब कुछ बोल दिया, तो अब हमारा क्या होगा, हम कैसे जवाब देंगे फॉर अगेंस्ट में, हम क्या ऐसे पॉइंट्स रखेंगे, कुछ हमारे पास बचा ही नहीं। तो सर बहुत सिंपल सा बात है, पहले आप चेक कर लो फॉर अगेंस्ट में किसकी तरफ ज़्यादा वेट पड़ रहा है। आपके लिए फॉर अगेंस्ट ज़्यादा कंफर्टेबल में फॉर है या अगेंस्ट है, वो आप चेक कर लो। और जब आप सबका सुने हुए रहोगे ना, तो आपको पता होगा किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। फर्स्ट रहते हो तो आपके पास जो पॉइंट्स रहते हैं वो कोई और बोलेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा, तो आपके पास तो एक एज रहा। लास्ट हो, आपको पता है कि वहां पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया, बट आपको ये भी पता है कि बहुत लोगों ने किस लेवल से बोला है, किस हद तक बोला है। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो फिर लास्ट में जब आप बोलोगे तो आप ऐसा बोलो उनके सामने, प्रेजेंट योरसेल्फ इन दैट स्टेट, दैट मैनर, कि यार फिर जब वो सुने तो मतलब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनोगे, और फिर आप ऐसा बोलो जो कि एकदम कंप्लीटली आउटलाइन उन सबको कर दे एक तरफ से। अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ उन चीज़ों को रखो और पॉइंट्स जो है ना उन्हीं में से आपको निकल जाएगा। इस सेंस में मैं बता रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ पे फोकस करो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। टॉपिक्स कुछ भी हो सकता है सर, स्पेशली इसलिए कोई अलग से टॉपिक नहीं हो, बहुत कॉमन टॉपिक्स जो आपको देखने को और सुनने को मिल सकते हैं, जो अभी चल रहा है। मतलब देखो, मर्जर वाली इशू है, उस पर ज़रूर आप लोग को देखने को मिलेगा। डिमोनेटाइजेशन कभी पुराना होने वाला नहीं, मैंने कई बार बताया, उस वाले वीडियो को देखोगे तो उसमें बहुत सारे मैंने टॉपिक्स भी दिए हैं। एसबीआई वाले सीरीज में भी मैंने आपको बताया हुआ है, कॉमन टॉपिक्स, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, रिजर्वेशन हुआ, आने वाला अभी इलेक्शन हुआ, बैंकिंग का अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हुआ, स्पेशली जितना भी हम अभी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ऑफ ट्रांसफर करते हैं, क्या लगता है कितना सेफ है कितना गलत है, आधार कार्ड इशू पे आप क्या बोलना चाहते हैं। लाइक बस थोड़ा बहुत हो भी सकता है राम मंदिर, बट पॉलिटिकल उतना वो नहीं चाहेंगे, वो सिंपल चीज़ों पे रहेंगे, और आप कितनी तरह से उस पर अपनी सिंपली बातों को रख पाते हो उस पर फोकस करेंगे। तो सर इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों पे आप वहाँ पे जाके अमल कीजिए, आपका जीडी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रह जाएगा। जीडी में, एसबीआई में अगर बात करूँ मैं, तो लोगों को फुल आउट ऑफ फुल भी आए हैं। इन चीज़ों को खाली अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको भी आएंगे। बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान मत होइए सर। पॉइंट्स को सिंपल रखिए, शॉर्ट रखिए, बट ऐसा रखिए कि वो कॉन्फिडेंटली रखा है, और जब वो आप बोलो तो लगे यार क्या बोला है ये, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली उसको बोलो, ठीक है। होप करता हूँ ये समझ गए होगे आप। चलो, इसके बाद जो सेकेंड डाउट निकल के आया एनआईसीएल के रिलेटेड, कि क्या हमें टारगेट रखना चाहिए प्रीलिम्स का। पहले भी बताया एनआईसीएल वाली वीडियो में, फिर से बता देता हूँ। सर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में कट ऑफ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। पहला आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप हर सेक्शन में अच्छे से परफॉर्म कर लो। आप देख लो आपका कौन सा ज़्यादा अच्छा है। किसी का मैथ ज़्यादा अच्छा है, किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा है, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है, किसी का मैथ उतना अच्छा नहीं है, किसी का रीजनिंग उतना अच्छा नहीं है। तो आउट ऑफ दोज थ्री सबसे पहले आप उस सेक्शन को सबसे पहले फर्स्ट अटेंड करना जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो गो फॉर दैट 30। मतलब आप पहले वो कंफर्म कर लो कि आप स्कोर कहाँ पे कर रहे हो, राइट। उससे पहले कंफर्म कर लो कि आप स्कोर कहाँ पे कर रहे हो। मतलब ओवरऑल सेक्शनल कट ऑफ के बाद आपको ओवरऑल स्कोर में भी अपने मार्क्स को बढ़ाने हैं, तो फिर आपको पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि आप अपने ओवरऑल स्कोर को कैसे आप अच्छा कर लो। अगर आपका कोई
सेक्शन कमजोर है, अगर फर्स्ट भी जॉट टाइम भी कम बचे, क्वेश्चन टफ भी आ गया, ऐसा कुछ भी ऐसा हो गया फॉर एग्जाम्पल जो आपको भी नहीं एक्सपेक्टेड था, तो आपको वहाँ बचाएगा क्या, आपको बचाएगा आपका स्ट्रेंथ वाला पार्ट। ऐसे मत करो ट्रेडिशनल वे में बहुत लोग पहले मैथ बनाते हैं फिर रीजनिंग फिर इंग्लिश, लाइक वाज नॉट। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो गो फॉर इंग्लिश फर्स्ट, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो गो फॉर मैथ्स फर्स्ट, ट्राई टू सॉल्व एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज मच यू कैन इन दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। देन गो फॉर दोज टू सेक्शंस इक्वली, जैसे आप टाइम बांट सकते हो जिसमें आपको लगे। रही बात 60-70% की, ये कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। अब बहुत लोगों ने ये भी सवाल में पूछा है जर्नलिस्ट की कैसी रहेगी या फिर स्पेशलिस्ट की कैसी रहेगी। सर देखो, स्पेशलिस्ट में भीड़ को कम मिलेगी, जर्नलिस्ट में भीड़ आपको ज़्यादा मिलेगी। रही बात ओवरऑल, तो उसमें ओवरऑल ही भीड़ कम मिलेगी आपको, क्योंकि इस बात पे आपने ध्यान दिया है कि नहीं कि 60% वाला क्राइटेरिया हर किसी का 60% नहीं होता है। दूसरी चीज़ में आपको ये भी ध्यान देनी है क्या सर कि आपको यहाँ पे साउथ वाली पोस्टिंग का, बॉन्ड वाली चीज़ का भी क्राइटेरिया, बहुत लोग इसमें ऐसे होते हैं जो कि इस फैक्टर के चलते नहीं भरते हैं। तो आपका कंपटीशन जो है वो गिने चुने कह सकते हो आप 10-15 हज़ार बच्चों में जो कि सिंसियर होंगे, और आपको उन 10-15 हज़ार बच्चों में कॉम्पीट करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म कितने लोगों ने कितना भी भरा है। तो इस चीज़ पे भी बहुत विशेष अहम ध्यान दीजिएगा आप। उस तरह से सेक्शंस को अटेम्प्ट कीजिए कि आपका स्कोर भी हो जाए, सेक्शनल कट ऑफ में आपको कोई इशू भी नहीं हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए अब थर्ड नंबर डाउट लेते हैं। बहुत लोगों ने आरबीआई से फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि एसके असिस्टेंट की कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी। तो सर मत ज़्यादा चिंता कीजिए, बिल्कुल आ जाएगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, किसने आपको बोला आपको लॉस हो रहा है, किसी ने नहीं बोला, आपको पता है आपको लॉस नहीं हो रहा है। आज नहीं तो कल इसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल निकलेगी और आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी बढ़ने की कब, अगर आप अभी से पढ़ाई करके रखते हो, नहीं पढ़ते हो, मान लो सोच के नहीं पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं तो आप पीछे रह जा रहे हो। जो पहले स्टार्ट नहीं उनसे तो आप पक्का डेफिनेटली पीछे रह रहे हो। ये कट ऑफ्स और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा स्पेकुलेट करना, सोचना से ज़्यादा बेटर है अपने मेहनत को इन्हांस करना, अपने स्किल्स को ज़्यादा इन्हांस करना। तो इस पर ज़्यादा फोकस करो। कहीं ना कहीं उस एग्जाम की अगर आप तैयारी करोगे तो सिमिलर टाइप को एग्जाम्स में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, राइट फ्रेंड्स। और एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ में आपको इसकी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, राइट फ्रेंड्स। इस पर भी आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तैयारीगा। फोर्थ डाउट जो पूछा था एलआईसी के बारे में, तो सर एलआईसी का स्पेकुलेशन है, बट एलआईसी के लिए मैं स्टिल कह रहा हूँ वी आर होपफुल कि एलआईसी की वैकेंसी भी देखने को हमें, जैसे कि एनआईसीएलएओ को मिली, भी इस 2019 में देखने को मिल सकती है। तो अब अलग से इसके लिए क्या प्रिपेयर किया जाए, अलग से क्या होता है, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एग्जाम्स क्या मॉडल्स एक ही तरह के होते हैं, बट अगर कंपेयर करोगे इंश्योरेंस एग्जाम को बैंकिंग से एकदम डायरेक्टली, तो क्या होगा, आप देखोगे कि एक लेवल नीचे ही होता है। तो बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके लिए थोड़ा कम एफर्ट्स दो। जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए आप एफर्ट दे रहे हो, वैसे ही एफर्ट्स आप दे दो, इसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एसएससी की एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है, तो कैलेंडर आपको पता ही, कैलेंडर निकल गया है। तो अब एग्जाम्स कब होंगे नहीं पता। बहुत लोग बैंक को एक जॉब के तौर पे लेते हैं कि पहले हमारे पास एक कम से कम एक जॉब सिक्योरिटी हो, फिर हम एसएससी को अटेम्प्ट ले। सर इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे तैयारी करो। रही बात प्रॉपर एकदम कोर वे में कि एसएससी का ही करना है फिर ये करना है, तो सर कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में नहीं होती उसके चलते डिले होता है, और डिले होने के चलते एक सबसे बड़ा लॉस जो होता है हम लोगों का, वो होता है टाइम का। वो टाइम के बाद नेचुरल सी बात है सर, किसी को भी फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। तो बेहतर है कि आप अकॉर्डिंगली प्लान करो कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किसकी तैयारी करनी है, और सेलेक्टिव मत बनो। अभी जितने भी तरह के एग्जाम्स मिलते हैं ना, सारे के सारे एग्जाम्स दो, स्पेशली जो नए हैं इस चैनल पे या फिर जो फ्रेशर्स हैं, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो कि आपको जिस भी तरह के एग्जाम्स मिलते हैं, जो भी एग्जाम्स मिलते हैं, आपको हर वो एग्जाम्स को पेयर करना है। किसी को नहीं पता होता है उसका लक कहाँ पे उसको लेके जाए, या फिर उसकी कहाँ पे जॉब में लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर गो फॉर इट, जो आपका एम है, चाहे सिविल सर्विसेज ही हो, एसएससी हो, जो भी हो, फिर उसके लिए लग जाओ। लाइफ में पैशन और अपने एम के में मतलब कमी मत आने दो, उसको फुलफिल करो। बट एक बैकअप के तौर पे अगर एक जॉब ले लेते हो, दैट्स वेल एंड गुड। बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये भी है कि वर्कलोड कैसा है बैंकिंग सेक्टर में। सर बहुत बार बताया हूँ वर्कलोड की बात पे, सर बैंकिंग इंडस्ट्री में ही वर्कलोड है, वर्ल्ड बैंकिंग इंडस्ट्री में ही वर्क जुड़ा हुआ है। तो इसको आप मत सोचो। अगर आपने ये सोचा अपने करियर को इतने यंग एंड मतलब डायनेमिक एनर्जेटिक एज में आ रहे हो, तो आपके पास बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटी है। 2 साल 3 साल अगर अपने मेहनत को कंटिन्यू रखोगे तो डेफिनेटली बैंकिंग से किसी भी और सेक्टर में स्विच कर पाओगे। यहाँ पे अगर लिबरल हो जाओगे, अगर इस जोन में आ जाओगे, कंफर्ट जोन में आ जाओगे कि यार तो जॉब है, यार पैसे आ रहे हैं, आगे भी बहुत कुछ करना है, टाइम है, ये हो जाएगा, तो फिर सर आपका कभी नहीं होगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को, अपने अंदर के एंथुसियाज्म को, अपने अंदर के पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव वाइब्स को कम बिल्कुल भी मत होने दो। वेटिंग लिस्ट के लिए जो भी बताता हूँ, वेटिंग लिस्ट की जो भी निकली है, सेकंड वेटिंग लिस्ट आरआरबी और ये सब चीज़ों की, एसबीआई की, सॉरी, उन सब की भी जो निकली है, तो सर आप होपफुल रहिए कि जिसका थोड़ा भी 0.4 0.5 मार्क्स से कम है, दे हैव चांसेस। और आने वाले टाइम में आपको बैंकिंग की बहुत सारी वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। 1 लाख वाली वीडियो जो आपको दी थी उस पर अमल हो रहा है। अब बहुत सारे पीसीए से हट रहे हैं और बहुत सारे वैकेंसीज अभी वैकेंट है जिसको भरना है आने वाले टाइम में। तो 2019 आपका करियर चेंजिंग ईयर हो सकता है और इवन है भी। बस आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखो, अपने आप को एकदम बूस्टअप रखो, गियर अप रखो कि जो भी एग्जाम्स आएंगे मुझे अपने फुल हार्टेड से, अपने उन चीज़ों से अपने आप को फुल एंथुसियास्ट रख के उनमें अपेयर होना है। तो यही होगा आपका सक्सेस की आपका 2019 का। यही था फिर फ्रेंड्स इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।